Hey guys, hi. So in the last class what we talked about basically was कि पॉलिनेशन कैसे होता है। हमने देख लिया कि सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन वो सब तो देख ही लिया था, बट वी टॉक्ड अबाउट वेरियस एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। वी टॉक्ड अबाउट कैसे अगर एबायोटिक एजेंट से पॉलिनेशन होगा तो क्या चीज़ें डिफरेंट होंगी, बायोटिक एजेंट से पॉलिनेशन होगा तो क्या चीज़ें डिफरेंट होंगी। बेसिक आइडिया हमने लगा लिया है ना। तो इस क्लास में हम कहानी को और आगे ले जाएंगे और आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस की तरफ बात करेंगे। अब क्या है ये आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस और क्यों करते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, इसको समझने के लिए पहले सेल्फ पॉलिनेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस को समझेंगे। अब डिसएडवांटेज क्या है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। अगर देखो कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन होता रहा तो प्रॉब्लम क्या होगा, दो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अमाउंट ऑफ वेरिएशन जो प्लांट या पॉपुलेशन में आ रहा है वो कम हो जाएगा। जब हम दो पेरेंट के गैमीट्स को मिलाते हैं तो हम उनके जेनेटिक मटेरियल को भी मिला रहे हैं, है ना। तो अगर ये मिलावट रुक जाएगी, इफ दिस मिक्सिंग ऑफ द अलील्स ऑफ द टू पेरेंट स्टॉप्स, देन द प्रॉब्लम इज दैट वेरिएशन जो कॉम्बिनेशन हम बनाते थे वो कॉम्बिनेशन आना रुक जाएगा। और इससे हो सकता है कि जो इंडिविजुअल्स बने उनमें इन्वायरमेंट को सस्टेन करने की, इन्वायरमेंट में एडवांटेजियस कॉम्बिनेशंस बनाने की कैपेसिटी घट जाए। पहले तो बहुत सिंपल है। दूसरा एक और प्रॉब्लम आ सकती है। देखो कई ट्रेड्स जो हार्मफुल होते हैं, बहुत बार आप पढ़ोगे जेनेटिक्स चैप्टर में दैट दे आर रिसेसिव। रिसेसिव क्या मतलब है, टेंथ में पढ़ा था। रिसेसिव का मतलब है जिसकी दो कॉपीज चाहिए। डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स या टू सेट्स वाले इंडिविजुअल्स, चाहे वो टेट्राप्लॉयड ही क्यों ना हो, उनके पास दो सेट्स ऑफ अलील्स होते हैं, है ना, एक मदर का एक फादर का। और ये जो म्यूटेटेड इन्फॉर्मेशन होता है, कई बार ये म्यूटेटेड हार्मफुल इन्फॉर्मेशन रिसेसिव रहता है। क्यों? क्योंकि अगर म्यूटेटेड हार्मफुल इन्फॉर्मेशन डोमिनेंट रहा तो बहुत जल्दी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि डोमिनेशन रहने से वैसे वाले इंडिविजुअल सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे ज़्यादा। तो कई बार ये जो हार्मफुल ट्रेड्स होते हैं ये रिसेसिव होते हैं। अब रिसेसिव होने का फ़ायदा है कि वो तभी एक्सप्रेस होगा जब जाके मेरे पास होमोजाइगोसिटी आएगी। होमोजाइगोसिटी मतलब मेरे पास दोनों कॉपीज़ जो हैं वो खराब रिसेसिव एलील के होंगे, तब जाके ऐसा होगा। अब अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता रहा या बार बार हो रहा है तो ये जो होमोजाइगोसिटी है, दोनों अलील्स का सेम होना, सेम टाइप का होना, उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब ऐसा होगा तब इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर मी। तो इसीलिए मेरे लिए एडवांटेजियस क्या है कि मैं सेल्फ पॉलिनेशन को मिनिमम करूं या ना ही करूं। तो जो भी डिवाइसेस, जो भी मीन्स, जो भी तरीके हम क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करने के लिए लगाते हैं उन्हीं को कहते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ब्रीडिंग बट आउटसाइड, यानी आउटसाइड ऑफ द सेम जेनेटिक इंस्ट्रक्शन सेट। हम चाहते हैं कि जो ब्रीडिंग हो वो आउटसाइड इंस्ट्रक्शन सेट्स हो, बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स हो। इसके फायदे क्या हैं कि होमोजाइगोसिटी भी नहीं होगी ऑफ द हार्मफुल रिसेसिव अलील्स। दूसरा, वेरिएशंस भी ज़्यादा बनेगा। दैट इज़ वाई वी नीड आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अब आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के क्या क्या तरीके हैं, तो पहले देखते हैं डायोशियस प्लांट। डायोशियस मतलब मोनोसी मीन्स ओनली वन टाइप ऑफ इंडिविजुअल, डायोसी मीन्स टू टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स। अब जब डायोसी होगा तो दो तरह के इंडिविजुअल्स होंगे। एक इंडिविजुअल के पास स्टेमिनेट फ्लावर्स, दूसरे इंडिविजुअल के पास पिस्टिलेट फ्लावर्स। स्टेमिनेट फ्लावर्स मतलब सिर्फ स्टेमन, पिस्टिलेट फ्लावर्स मीन्स सिर्फ पिस्टिल। जब ऐसा होगा तो बाय डिफॉल्ट दो तरह का जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, तो ऑटोगैमी तो रुकेगा ही रुकेगा, जीटोनोगैमी भी रुक जाएगा। जीटोनोगैमी मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन between flowers on the same plant. That was geitonogamy. Autogamy, same flower. Geitonogamy, same plant. Xenogamy, different plants and flowers. तो डायोसी प्लांट जब होगा, डायोशियस नेचर जब होगा, तो आप दोनों ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी को रोक सकते हो। किन के पास ऐसा होता है, तो पपाया इज वन एग्जाम्पल, और आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स।
यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का मतलब है आप के फ्लावर्स या तो स्टैमिनेट हो या तो पिस्टलेट हो, बट दीज फ्लावर्स मे बी ऑन द सेम प्लांट और मे बी ऑन द डिफरेंट प्लांट। इसमें कोई रोक टोक नहीं है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का सिर्फ इतना मतलब है द फ्लावर्स आर स्टैमिनेट एंड पिस्टलेट, बट द इंडिविजुअल कुड बी मोनोशियस और डायोशियस। अगर डायोशियस है तब तो बेहतर है, बेस्ट है, बट अगर मोनोशियस है, सेम प्लांट पे ही स्टैमिनेट और पिस्टलेट फ्लावर्स हैं, तो ऑटोगैमी कम से कम बच गया, बट जीटनोगैमी को नहीं बचा सकते। इसका एग्जाम्पल होगा कैस्टर एंड मेस। ठीक, अब इसको देखो, आपको एग्जाम्पल के साथ याद रखना है। क्यों? क्योंकि इस इंफॉर्मेशन से मैं दो तरह के क्वेश्चन बना सकता हूँ। पहला बनेगा इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन। इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसे बनेगा? Dioecious plant prevents both autogamy and geitonogamy. Statement 2. Unisexual flowers can only prevent autogamy but not geitonogamy. ये इजी लेवल का क्वेश्चन हुआ क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि सिचुएशन क्या है। डायोशियस है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। अब इसी को मुझे अगर कंफ्यूज करना है तो मैं पता है क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा पपाया प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट जीटनोगैमी, कैस्टर प्रिवेंट्स ऑटोगैमी एंड जीटनोगैमी। उल्टा बोला। अब क्वेश्चन क्या आएगा? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट, ऐसा। ठीक, तो सेम इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का तरीका अलग है, और अलग हुआ तो बस क्वेश्चन बन गया ना डिफिकल्ट। यही होता है बेटा नीट में, और कुछ नहीं होता। ठीक है, आपको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को बहुत डीप में नहीं जानना, बट इतना डेप्थ और इतने कॉम्प्रिहेंशन के साथ जानना है, कंप्लीटनेस के साथ जानना है कि मैं कुछ भी पूछ दूँ ना, आपको पता होना चाहिए। यही होता है सिंपल डिफरेंस इजी और डिफिकल्ट क्वेश्चन में। ठीक, तीसरा होता है लैक ऑफ सिंक। लैक ऑफ सिंक का क्या मतलब होता है? सिंक बोले तो सेम समय पे। तो अगर पॉलन और स्टिग्मा दो अलग अलग टाइम पे मैच्योर कर रहे हैं तो ये आउट ऑफ सिंक है। तो पॉलन पहले मैच्योर कर गया तो एंथर से आपका, सॉरी, पॉलन अलग मैच्योर कर गया, मीनिंग स्टेमन पहले मैच्योर कर गया, तो पहले ही पॉलन रिलीज हो जाएगा। स्टिग्मा अभी रेडी नहीं है, तो स्टिग्मा पे अगर फॉल हो भी गया, बिग डील, कोई इशू नहीं है मेरे पास, है ना। सो पॉलन और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी एक साथ नहीं होनी चाहिए। अगर एक साथ रिसेप्टिव है तब जाके प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक, अब कभी कभी कुछ वर्ड्स आपको मिल सकते हैं आपके पेपर्स में, प्रोटोगाइनी और प्रोटो एंड्री। देखो, वर्ड्स को अगर आप समझोगे ना तो ज़्यादा रटना ही नहीं पड़ता। प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, गाइनी का मतलब होता है गाइनोशियम। सेम वे में एंड्रो का मतलब होता है एंड्रोशियम। प्रोटो एंड्री, पहले एंड्रोशियम मैच्योर हो रहा है, प्रोटोगाइनी पहले गाइनोशियम मैच्योर हो रहा है, बस यही चीज़ है। ठीक, अब दूसरा है फ्लावर पोजीशंस। एंथर और स्टिग्मा दोनों चीज़ें डिफरेंट हाइट्स पे हैं। अब देखो, एंथर अगर ऊपर होता है तो इन अ वे चांसेस हैं कि स्टिग्मा नीचे है तो फॉल हो जाए, अगर ऑपोजिट है तो चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो मैं फिलामेंट की लेंथ्स को या उनके पोजीशन को चेंज करके ऐसा सेटअप बना सकता हूं कि आपस में पॉलिनेशन ना हो। बट ये ज़्यादा काम नहीं कर पाता क्योंकि देखो, हवा और पानी को रोकना थोड़ा पॉसिबल कम होता है। तो पोजीशंस से मैं प्रिवेंट तो कर सकता हूँ, बट दीज आर नॉट श्योर शॉर्ट वेज, है ना, ये श्योर शॉर्ट वेज नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब अभी तक जितने भी ऑप्शंस हमने पढ़े ये सारे देसी जुगाड़ थे। देसी जुगाड़ कहने का मतलब कुछ हार्ड वर्क नहीं किया, सॉफ्ट वर्क किया। पोजीशन चेंज कर दिया, सिंक अलग हो गया, यूनिसेक्सुअल, मल्टी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब रियल हार्ड वर्क। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि रियल हार्ड वर्क? इसलिए क्योंकि इसका मैकेनिज्म इज वेरी प्योरली डिटरमिन्ड बाय जेनेटिक। अगर पॉलन आ भी जाए सेम फ्लावर से तो जेनेटिकली डिटरमिन्ड पाथवे उसको जर्मिनेट करने की परमिशन ही नहीं देंगे। Pollen from the same plant cannot germinate to form pollen tube on the stigma of the same plant due to genetic reason. ठीक है,
ऐसा भी हो सकता है कि अगर गलती से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट कर भी गया तो स्टाइल में जाके उसको रोक देंगे। ठीक है। अब ये कैसे होता है, इसके जेनेटिक मैकेनिज्म्स बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। आपको उस कॉम्प्लेक्सिटी पे मत जाना, बस इतना जानना है इट इज ड्यू टू द जेनेटिक, द जीन्स, द पेयर ऑफ अलील्स दैट दे हैव, ड्यू टू विच पॉलन जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा स्टिग्मा पे। ठीक है, दैट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को ऑपरेट करता है पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। हालांकि पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन हर एक प्लांट में होगा। पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन ठीक वही है जो शब्द बता रहे हैं। पॉलन जब पिस्टिल पे, स्टिग्मा पे लैंड करेगा तो ये प्रक्रिया जो होगी जिसमें पिस्टिल बोलेगा कि पॉलन आपको इजाजत है, आप आगे प्रोसीड कर सकते हो, एंड पॉलन प्रोसीड करके मेल गैमीट को ओव्यूल तक पहुंचाएगा। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। ठीक है। सो व्हेन अ पॉलन लैंड्स ऑन स्टिग्मा फॉर फर्टिलाइजेशन, इट मस्ट गिव राइज टू अ पॉलन ट्यूब। और पॉलन ट्यूब क्या करेगा? मेल गैमीट को कैरी करेगा माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द ओव्यूल तक। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। ये चीज याद रखना। नाउ पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड। ठीक है, मैकेनिज्म्स होते हैं, बायोकेमिकल क्रॉसटॉक, बायोकेमिकल बातचीत होती है, और यही बेसिस भी होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का। बट सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज नॉट द ओनली थिंग दैट हैपेंस इन पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। ठीक। सो पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन, व्हाट डज इट इन्वॉल्व? इट इन्वॉल्व्स क्रॉसटॉक बिटवीन वो पॉलन जो लैंड किया and stigma using chemicals, and these crosstalks they are often influenced by genetics. ठीक। कब शुरू होगा? when a pollen lands on the stigma. अगर परमिशन नहीं मिली तो no pollen tube is allowed. अगर परमिशन मिल गई तो क्या होगा? pollen germinate करेगा और pollen tube बनाएगा थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर। अब ये जर्म पोर क्या था? आपको याद होगा, पॉलन ग्रेन के दो लेयर्स थे। अंदर वाला इंटाइन था, बाहर वाला एक्साइन था। और इंटाइन एक कंटिन्यूअस लेयर था, बट एक्साइन एक कंटिन्यूअस लेयर नहीं था। तो जहां भी एक्साइन एब्सेंट है उसी को बोला था, एक्साइन का स्पोरोपोलिन एब्सेंट है उसी को बोला था जर्म पोर। ठीक। तो यही जर्म पोर से ये जो पॉलन है एक ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। ठीक। सो इसी को कहते हैं जर्मिनेशन ऑफ द पॉलन। पॉलन जर्मिनेट्स टू फॉर्म पॉलन ट्यूब, यूजुअली कितना? एक, थ्रू द जर्म पोर। अब पॉलन ट्यूब को क्या करना है? इट हैज टू ग्रो थ्रू स्टिग्मा एंड द स्टाइल। अब दो रास्ते हैं। स्टाइल हो सकता है सॉलिड हो, स्टाइल हो सकता है हॉलो हो। अगर हॉलो हुआ तो प्रोसेस बहुत आसान बन गई। स्टाइल से जो हॉलो ट्यूब जैसी ग्रोथ बन रही है उसको फॉलो करते जाओ। अगर सॉलिड हुआ, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, तो पॉलन ट्यूब को इंट्रासेल्युलर स्पेसेस से ग्रो करना पड़ेगा। और इंटरसेल्युलर स्पेस, सेल के बीच का जो सेल वॉल वाला स्पेस है, उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। और इसको डाइजेस्ट कैसे करेगा? एंजाइम से। हर चीज के लिए एंजाइम होता है। ठीक। So pollen tube grows and carries two male gametes in its cytoplasm, which gets mostly concentrated at the tip. Tip पे concentrate होता है, okay? Whereas the former part gets vacuolated. अब ये चीज आपको याद रखना है, आपका जो दो मेल गैमीट है मोस्टली वो टिप पे आराम से आगे फॉलो कर रहा है, वेयर द फॉर्मर पार्ट यानी कि पीछे वाला पार्ट जो है वो वैक्यूलेटेड है। ऐसा क्यों? वैक्यूल्स जो है ग्रो करते जा रहा है और इस मेल गैमीट को आगे पुश करता जा रहा है। अब ये जो मेल गैमीट आगे पुश हो रहा है, इसी को कहते हैं, इस पूरे ग्रोथ वाले प्रोसेस को कहते हैं कीमोट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म बोले तो ग्रोथ, कीमो बोले तो इन रिस्पॉन्स टू अ केमिकल। पॉलन ट्यूब ग्रो करके पॉलन को आगे लेकर जा रहा है। ठीक। पॉलन का एक हिस्सा अभी भी स्टिग्मा पे है, बट उसका एक हिस्सा एक ट्यूब बना के मेल गैमीट को आगे लेके जा रहा है।
तो दिस मूवमेंट कॉज्ड ड्यू टू ग्रोथ इज कीमोट्रोपिज्म, सिंपल आइडिया, ठीक है। और ये कीमोट्रोपिज्म हो ही क्यों रही है? बिकॉज ऑफ द सब्सटेंसेस रिलीज्ड फ्रॉम फिलीफॉर्म apparatus। आपको याद होगा फिलीफॉर्म apparatus क्या था? ये सिनर्जिड्स के कुछ सेल वॉल मटेरियल्स आपके सेंट्रल सेल के साथ इंटरैक्ट करके फिलीफॉर्म apparatus बनाते हैं। एक बार ओव्यूल के अंदर आ गया तो फाइनली ये ओव्यूल को एंटर करेगा, और यूजुअली ओव्यूल को एंटर कैसे करता है? थ्रू माइक्रोपाइल यूजुअली। अब दो चीजों को याद रखना बेटा, ओव्यूल को एंटर करना और माइक्रोपाइल को एंटर करना दो, इम्ब्रियो सैक को एंटर करना दो डिफरेंट चीजें, ठीक है। दे आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक। आपके केस में एनसीईआरटी ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं करती, एनसीईआरटी इसको वन एंड द सेम की तरह ट्रीट कर रही है, हम भी वैसे ही ट्रीट करेंगे। सो इट एंटर्स द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल। क्यों? क्योंकि माइक्रोपाइल पे इंटेग्यूमेंट का प्रोटेक्शन नहीं है। अगर इंटेग्यूमेंट का प्रोटेक्शन रहता तो एंट्री डिफिकल्ट हो जाती, इसीलिए माइक्रोपाइल से एंटर करना बहुत आसान है। अब एंटर किसको करेगा? पहले एक सिनर्जिड्स को एंटर करेगा थ्रू द फिलीफॉर्म apparatus। Is that clear? So it will first enter one of the synergids, then it will enter the later on egg cell। कैसे? ये हम पढ़ने वाले हैं इन द टॉपिक फर्टिलाइजेशन, ठीक है। बट हमारा पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन तभी टर्मिनेट हो जाएगा जैसे ही आपका पॉलन का ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल। सो व्हाट इज पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन? एनसीईआरटी कहती है सेट ऑफ इवेंट्स, पॉलन की लैंडिंग से एंट्री ऑफ पॉलन इनसाइड द ओव्यूल, दैट इज पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इसलिए हमने कहानी को यहीं पे रोकी है, ठीक है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे इन डबल फर्टिलाइजेशन, क्लियर है ना? अदर वेज भी हैं, ये याद रखना, पॉलन में एंटर द ओव्यूल थ्रू वेज अदर देन द माइक्रोपाइल, बट इट विल ऑलवेज एंटर द एम्ब्रियो सैक वाया द माइक्रोपाइलर रीजन। एनसीईआरटी डिफरेंशिएट नहीं करती है, बट डिफरेंस होता है। इसका माइक्रोपाइल एंड से एम्ब्रियो सैक के तरफ एंटर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि माइक्रोपाइल से अगर एम्ब्रियो सैक को एंटर किया तो एग सेल उधर ही है, सिनर्जिड्स उधर ही हैं, कीमोट्रोपिज्म उधर को ही होगा। अगर आप किसी और तरीके से ओव्यूल पे एंटर कर रहे हो चलेगा, कोई बात नहीं, बट एम्ब्रियो सैक को आपको उधर से ही एंटर करना है। और ये सब्सटेंसेस हम बोल रहे हैं जो कीमोट्रोपिज्म करा रहा है, उसमें सुक्रोज और शुगर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए जब हमें ये पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन पढ़ना होता है ना, तो हम 10% शुगर सोल्यूशन डालते हैं। इस शुगर सोल्यूशन को डालने से हम पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को एग्जामिन कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। क्लियर है इतना? आई होप सो। अब इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। देखो, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? मिलावट। जनरली स्पीशीज एक स्पीशीज अपने स्पीशीज के दूसरे मेंबर से ही फर्टिलाइज करती है, बट कई बार हमें क्या चाहिए, हम वैरायटीज बनाना चाहते हैं जिससे हमें दो वैरायटीज विद इन द सेम स्पीशीज के दो वैरायटी से के मिक्स कैरेक्टर मिले। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई आम है जो मीठा है, मान लेते हैं दूसरी वैरायटी है आम की जो बहुत बड़ी होती है, बट ऑफ कोर्स सबको क्या चाहिए? मीठे आम, बड़े आम, सबको ही चाहिए होता है। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है हम जानबूझ के डिफरेंट जेनेटिक वैरायटीज का आपस में पॉलिनेशन कराएंगे। और हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इससे ऐसी वैरायटी बनेगी जिसके पास वो कॉम्बिनेशन होगा जो आपको चाहिए। कैसे कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं? हो सकता है क्लाइमेट रेजिस्टेंस, यानी सूखा है फिर भी प्लांट चल रहा है। प्लांट के पास एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्रोनॉमिक मतलब इकोनॉमिकली रेलेवेंट एग्रीकल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी बड़े फल, मीठे फल होना। तो क्लाइमेट रेजिस्टेंस, पेस्ट रेजिस्टेंस, यानी कोई बीमारी उसको ना हो, कोई पेस्ट उसको खा ना पाए, केमिकल रेजिस्टेंस, सॉल्ट रेजिस्टेंस, ऐसी चीज़ों को हम लाना चाहते हैं।
तो ये लाने के लिए हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। और इंडिया में लेट 60s और 70s में ये बहुत हुआ था। ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय जब हमें ग्रोथ को इंक्रीज करना था, वी डिड अ लॉट ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। नाउ एज पॉलन जर्मिनेशन इज केमिकली रेगुलेटेड, जब इनकम्पैटिबिलिटी हो फिर भी हम इस बायोकेमिकल क्रॉसटॉक को कंट्रोल करके हम मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन करवा सकते हैं। देखो इसीलिए तो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। आपने शुरू में सोचा होगा प्लांट के बारे में इतना पढ़ के क्या करेंगे, हमें तो डॉक्टर बनना है। बट बेटा ये आपका एक थॉट प्रोसेस को क्लियर कर रही है कि हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं ना, उसमें हमारा एक हिडन, एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव होता है। हम किसी प्रोसेस के बारे में जान के कुछ प्रेडिक्टिव पावर चाहते हैं, कुछ मैनिपुलेशन पावर चाहते हैं। तो आप खाते तो प्लांट को ही हो ना मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अगर आपको प्लांट का रिप्रोडक्शन समझ में आ गया तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। तो इवन दो इनकम्पैटिबिलिटी है, हम क्योंकि अगर इनकम्पैटिबिलिटी हमें समझ में आ गई तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक। अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते कैसे हैं? अगर पॉलिनेशन को फीमेल पेरेंट में हमें कंट्रोल पॉलिनेशन को कंट्रोल करना है इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। यहाँ पे भी थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में पॉलिनेशन को कंट्रोल करना है तो आपको एंथर्स को काटने पड़ेंगे। क्यों? बाइसेक्सुअल है, स्टेमन भी है, पिस्टिल भी है। अगर आपने स्टेमन्स को नहीं काटा तो प्रॉब्लम होगा, है ना? सो एंथर्स आर कट ऑफ फ्रॉम द फ्लोरल बर्ड बिफोर इट डिहाइसेस। एंथर के रप्चर के पहले आपने उसे काट दिया। एंथर के काटने के प्रोसेस को आप कहते हो इमैस्कुलेशन। मैस्कुलिन पार्ट को हटा दिया। ठीक। और जब तक पिस्टिल मैच्योर ना हो जाए तब तक इन इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स को हम कवर कर देते हैं यूजिंग बटर पेपर। इसको हम कहते हैं बैगिंग। सो फीमेल को कवर करना बैगिंग, मेल को हटाना इमैस्कुलेशन। और दोनों ही प्रोसेस किस में करने पड़ेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों है। अगर पिस्टिलेट फ्लावर्स हैं तो क्या आप इमैस्कुलेशन करोगे? बिल्कुल नहीं। अगर स्टैमिनेट फ्लावर्स हैं तो आप इमैस्कुलेशन नहीं करोगे, आप बस वेट करोगे, जब वो डेसाइज करेगा तब आप उसका पॉलन कलेक्ट कर लोगे। जो फीमेल फ्लावर है उसको आप बैग तब भी करोगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अनवांटेड फर्टिलाइजेशन हो पाए। तो बैगिंग एक ऐसा स्टेप है जो आपको हर एक प्लांट में करना पड़ेगा, लेकिन इमैस्कुलेशन एक ऐसा स्टेप है जो आप सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर वाले प्लांट में करोगे। बैगिंग आप हमेशा करोगे। द रीजन इज पिस्टिल को ही तो फर्टिलाइज होना है। ठीक है। जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाए तो आप डिजायर्ड वैरायटी वाला पॉलन को एक फाइन ब्रश की हेल्प से डस्ट करते हैं और फिर रीबैग कर देते हैं। रीबैग मतलब दोबारा कवर करना। ये भी ज़रूरी है, अगर गलती से कोई अनवांटेड पॉलन आ गया तो फिर पंगा क्रिएट करेगा, तो इसलिए उसको कवर करके बंद ही कर दो कहानी। सो यूनिसेक्सुअल पेरेंट में इमैस्कुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, बट इन बाइसेक्सुअल बोथ इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग इज नीडेड। ठीक है। एंड दे आर रीबैग्ड आफ्टर डस्टिंग ऑफ द डिजायर्ड पॉलन। यही है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आई थिंक आपको ये रियलाइज हो रहा होगा कि ये टॉपिक बहुत ईजी, बहुत स्मूथ है, लेकिन समझने की जरूरत है। अगर नहीं समझे तो पंगा क्रिएट हो। ठीक है। सो आज की वीडियो में हमने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में विल स्टार्ट विद डबल फर्टिलाइजेशन एंड विल टेक दी स्टोरी अहेड। मोस्ट लाइकली हम अगले में डबल फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट का एटलीस्ट एक सिग्निफिकेंट हिस्सा कर लेंगे। ठीक है। सो व्हाट डू वी डू एंड हाउ डू वी डू दैट, विल सी अबाउट दैट इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए टेक केयर, and I'm trying my best to upload at least 2 videos every day so that we quickly cover up. So देखो एक वीडियो तो एवरी डे होगा ही होगा, एंड 2 वीडियोस आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं कभी मिस ना करूं, बट कभी कभी मिस हो जाएगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि यू आर गेटिंग 2 वीडियोस 111th 112th एवरी डे। ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।